अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्लास 9 तक और टॉपिक हमारा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होता है, इसका डिफिनीशन पहले मैंने इसका डिफिनीशन लिखा है, आपको नजर आता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy required to remove an electron from the valence shell of a gaseous atom to form a cation is called ionization energy। ठीक है, आप ionization energy किस चीज को कहेंगे? मैंने लिखा है आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम एक एटम है। सोडियम को देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब क्या करना है, इस सोडियम से देखो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्योंकि अभी इसको 7 इलेक्ट्रॉन मजीद की जरूरत है, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है, लिहाजा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन भी यहाँ पर पड़े हैं। 11 इलेक्ट्रॉनों के लिए 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्रोटॉन चाहिए, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 11 प्रोटॉन है। अभी तुम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, तो क्या करना है तुमने? समझने की जरा कोशिश करो। देखो, ये नहीं छोड़ेगा, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, तो सबसे पहले आपने इसको एनर्जी देना होगा। जब आप इसको एनर्जी दे देते हैं तो ये एटम एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, एटम एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? जब आप इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो गैसियस स्टेट का जो होता है, गैसियस स्टेट जो होते हैं उसमें एटम के न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बहुत कमजोर होता है, तो आगे जाके अगर ये मैं एक्सपेंड शक्ल में लिखूं तो ये ऐसा शक्ल, कुछ ऐसा शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बहुत न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब आप थोड़ा सा और एनर्जी दे देते हैं तो इस गैसियस एटम से, अब ये सोडियम सॉलिड था, कभी आप सॉलिड से मस्ट रिमेंबर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो पहले आपने इसी सिस्टम को गैसियस स्टेट में लाना होगा। आपने गैसियस स्टेट में लाया, अब गैसियस स्टेट से आगे क्या हो जाएगा, अब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ गया, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम से रिमूव होगा, और इस रिमूवल, इसी फिनोमेना को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ आया? क्लियर है? ओके जनाब, तो मैंने कहा सोडियम, देखो मैंने डायरेक्ट ये वाला केस लिखा है, सोडियम गैस, इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, उस सूरत में क्या हुआ, सोडियम आयन बना। तो मैंने डिफिनीशन, अगर आपको याद है, मैंने वहां पर लिखा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। इस गैसियस एटम के वैलेंस शेल से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी दिया था, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी इसको मैंने आयन बना दिया, मैंने इसका आयन बना दिया, इसको मैंने आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का इखराज होना। ठीक है जनाब, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये आयोनाइज हो गया, क्या हुआ, आयोनाइज हुआ। सोडियम के लिए अगर आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो आप कितना, 496 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी देंगे, तब जाके सोडियम के गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम को थोड़ा सा देखो, तो मैग्नीशियम को आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, अब क्या हुआ, मैग्नीशियम पॉजिटिव बना। मैग्नीशियम क्या चीज होता है, मैग्नीशियम को जरा पढ़े। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, वो 12 है। तो इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये पहला शेल है और ये इसका दूसरा शेल है। ठीक है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इससे तो अब ये तो मैग्नीशियम सॉलिड है, इससे तो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते हैं। आपने क्या करना है,
अभी इसको अपने पहले इसको गैसियस स्टेट में लाना होगा, तो इसको पहले गैसियस स्टेट में लाओ। जब आप गैसियस स्टेट में इसको लाते हैं तो इसके न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बड़ा कमजोर पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, अभी न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर है, तो अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब चूंकि 12 प्रोटॉन है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब तो 11 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो 11 आपके पास 11 प्रोटॉन भी है, तो न्यूक्लियस का होल्ड थोड़ा सा स्ट्रांग है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इखराज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए मैग्नीशियम को जब आप इसको आयनाइज करना चाहते हैं तो आपने इतना एनर्जी देना होगा। सोडियम के लिए 496 चाहिए था और मैग्नीशियम के लिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड इसका ज्यादा है। दैट इज व्हाई अब ज्यादा एनर्जी दरकार है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने बताया। अब अगर मैंने ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब जरा देखो तो अब भी मैग्नीशियम तो अब भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि अब भी बैलेंस पे इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन से इसका काम तो नहीं हो सकता है। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आपने लॉस करना पड़ेगा। तो सेकंड आयनाइजेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी जो जब आप किसी एटम के किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दरकार होता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दरकार होती है, उसको तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम में है, अभी मैग्नीशियम से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकला। अब मैग्नीशियम में एक और इलेक्ट्रॉन स्टिल आयन फॉर्म में है, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन है, लेकिन फिर भी उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैंने लिखा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस कैटायन, या आप कैटायन ले लें, चलो कोई बात नहीं, एटम भी कर ले, अगर एट अ टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं तो छोड़ो, वो बात छोड़े, लेकिन यहाँ पर कैटायन है, इस कैटायन से अब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी मैंने रिमूव करना है, तो उसको मैं मजीद एनर्जी दूंगा, मजीद इसको एनर्जी चाहिए होगा, तो उस मजीद एनर्जी को हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी वो एनर्जी जिसके जरिए हम किसी एटम किसी गैसियस आयन के लास्ट शेल से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जनाब देखो मैग्नीशियम को मैंने अभी ये आयन मैंने लिखा, अभी जो आयन फॉर्म में है उसको मैंने लिखा, उसको मैंने एनर्जी दिया, तो क्या बना, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, अभी एक इलेक्ट्रॉन पहले चला गया था, अभी एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट चलेगा। तो अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसका 1450 किलो जूल पर मोल है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने नीचे लिखा है, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्यों, बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। अभी अगर तुमने पहले एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो ओके जनाब, अभी न्यूक्लियस तो वैसे के वैसे न्यूक्लियस का चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, वो तो 12 ही है, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन को कम किया, अभी इस एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत स्ट्रांग पड़ जाता है, और तुम भी ये इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हो, तो अब इससे इसका खलासी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो आपने बहुत ज्यादा एनर्जी रहना है, तब जाके इसे सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाई यू मस्ट रिमेंबर कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा होगा। जनाब आगे जाके आपने कुछ फ्रेंड्स लिखने हैं, आप बैठे देखो, मैं बताने वाला हूँ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होता है, आप जरा वो तो पता चला आप लोगों को। अभी इसका मैंने ट्रेंड्स फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले फॉलोइंग ऑफ द फैक्टर व्हिच डिपेंड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, फॉलोइंग ऑफ द फैक्टर व्हिच डिपेंड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1 एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अब जरा देखो, आपने एटॉमिक रेडियस लिखा, एटॉमिक रेडियस अगर आप फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम का देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप पोटेशियम को देखें न्यूक्लियस 2, देन 8, देन अगेन से 8 एंड देन 1। अब रेडियस देखो, इस
पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो रेडियस तो बढ़ जाता है ना, कल आप लोगों ने पढ़ा था रेडियस बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी इस न्यूक्लियस का होल्ड इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ेगा और इस न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करीब पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन करीब पड़े हैं और ये इलेक्ट्रॉन करीब नहीं पड़े हैं, दूर पड़े हैं। तो रेडियस जितना बढ़ जाता है ना, एक फैक्टर है, तुम एटम के रेडियस को देखोगे, अगर किसी एटम के रेडियस ज्यादा है तो समझो कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। जो जिस एटम के रेडियस ज्यादा होगा ना उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ेगा। क्यों? उनके न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस पर कमजोर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कमजोर है। जनाब न्यूक्लियर चार्ज आप देखेंगे, अगर सेम एटम है, लेट फॉर एग्जांपल आपके पास सेम एटम सेम ऐसे एटम्स हैं जिनमें सेम शेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक एटम है, मैंने लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ आपको मैग्नीशियम लिखे, मैग्नीशियम तो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन देन 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके मुकाबले में आप एक और एटम ले लें सिलिकॉन लिखे, तो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन देन 4 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज आप देखें, इसका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर टोटल ये 2 है, तो आप देखो सोडियम इसको लिखो, चलो ये सोडियम भी ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो 14 प्रोटॉन है। अभी इसमें भी 3 शेल्स है और इसमें भी 3 शेल्स है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए अब इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से, अगर रिमूव भी कर सकते हैं तो बड़ी मुश्किल से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ से एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड जो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, आप एटम के न्यूक्लियर चार्ज को देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एटम से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऑफ निकाल लेंगे। जनाब शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दरमियानी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देता है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी हो जाता है, तो अभी इस न्यूक्लियस का होल्ड, अभी इस रिपल्शन को ये साइलेंट कर देगा और इस पर इसका होल्ड कमजोर पड़ेगा। तो दैट इज वाई ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, कम एनर्जी से ये इखराज कर लेगा। क्योंकि अभी नीचे शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि अंदर से कुछ गड़बड़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर उसका होल्ड कमजोर पड़ जाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। तो आपने पहला फैक्टर क्या था, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, आपने पढ़ा कि जब रेडियस बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, जब रेडियस बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट रिलेटेड है और ये इनवर्स है। शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, तुम्हारे पास सब शेल आपने पढ़े हैं, S पढ़ा था, आपने B पढ़ा था, आपने D पढ़ा था और आपने F पढ़ा था। अगर S शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो B को ज्यादा लेंगे, इसके वैलेंस इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलो आप इसको कंसीडर कर ले, इस पर एग्जांपल कर ले। आप लोगों के कोर्स में इतना तो शामिल नहीं है, लेकिन आप जरा फिर भी देखें, अगर तुम्हारे पास कोई सब शेल हाफ फिल्ड है या बिल्कुल फुल फिल है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और इससे इलेक्ट्रॉन का इखराज मुश्किल होता है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी पी सब शेल में आपके पास पी सब में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, अगर पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो मोर स्टेबल है और इससे इलेक्ट्रॉन का इखराज मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर भी बहुत ज्यादा स्टेबल है और इससे इलेक्ट्रॉन का इखराज मुश्किल होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख करना है। अगर तुम्हारे पास पी सब शेल फुल फील्ड आता है या हाफ फील्ड आता है तो समझो कि इस चीज का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। और अगर पी सब शेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं है, कुछ और किस्म के इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हैं, तो फिर आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इसका कम होगा। अभी ट्रेंड्स है, तो पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड्स में आप ग्रुप में पढ़े, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो मैंने लिखा था ना
कि ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है ना। अभी देखो आप ऊपर से नीचे की तरफ सोडियम से लिथियम का देखो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम का देखो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर पोटेशियम को देखो न्यूक्लियस 2 देन 8 एंड देन 1। अभी देखो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज न्यू शेल्स का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आप आसानी से इसका इखराज कर सकते हैं एज कंपेयर टू दैट वन, एंड इससे आप आसानी से इखराज कर सकते हैं एज कंपेयर टू दैट वन। तो टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो न्यू शेल्स का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ जाता है। जनाब हमारे पास इंफीरियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंफीरियर मार्कर इंफीरियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंफीरियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, देखो जरा समझने, लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट, shells remain constant, shell remain constant। देखो किसी भी पीरियड में अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो उसमें सेम शेल्स होते हैं, कांस्टेंट बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज वन बाय न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज वन बाय वन, इंक्रीज वन बाय वन। That is why more energy is required, to remove the electron। मैंने क्या कहा, चूंकि आप लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन फिर 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसके बाद बेरिलियम है न्यूक्लियस 2 फिर 2, इसके बाद बोरान है न्यूक्लियस 2 देन न्यूक्लियस 2 एंड देन 3, और इसके बाद कार्बन को देखो न्यूक्लियस देन 4, न्यूक्लियस 2 देन 5, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन न्यूक्लियस 2 देन 6 और फिर फ्लोरीन न्यूक्लियस 2 देन 7। अभी देखो यहाँ पर कितने प्रोटॉन पड़े हैं, 3 पड़े हैं, यहाँ पर 4 पड़े हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, लेकिन शेल तो सेम पीरियड में सेम रहते हैं। That is why अब क्या हो जाता है, 3 प्रोटॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ज्यादा नहीं कह सकता है जितना 9 प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कह सकता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन का इखराज बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शेल रिमेन कांस्टेंट, शेल तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जब जैसे आप आगे बढ़ते हैं एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन का इखराज मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंफीरियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल गोइंग टू इंक्रीज। दैट्स ऑल। अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला तो नहीं, समझ आया, क्लियर समझ आया? इंशाल्लाह अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल वाले तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।